नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अपोलो जाने वाली सड़क को चौड़ी करने नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। दर्जनों मकान तोड़े गए, जारी रहेगी कार्रवाई। अवैध शराब तस्करी के मामले में पंकज सिंह रायपुर से गिरफ्तार। पार्षद चुनाव लड़ते प्रचार के दौरान हुए थे फरार। फर्जी कागजात के जरिए दलालों ने खरीदवा दी जमीन। बेचने के समय मामला उजागर, पुलिस कर रही जांच। और एक बार फिर से बड़ी संख्या में रद्द हुई ट्रेनें। रेल यात्रा करने वाले मुसाफिर होंगे परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। लिंगियाडीह मुख्य मार्ग पर कई वर्षों से बेजा कब्जाधारी मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन देखा जा रहा था कि अपोलो अस्पताल बनने के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था। इस वजह से मार्ग में सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए पिछले दिनों नगर निगम बिलासपुर के द्वारा सड़क का सर्वे कराया गया और सड़क की जद में आने वाले सभी बेजा कब्जाधारियों को हटाने नोटिस जारी किया गया। लेकिन इस पर विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद नगर निगम को अपना यहां अभियान टालना पड़ा। होली पर्व होने की वजह से नगर निगम ने कार्यवाही को और आगे बढ़ा दिया। मंगलवार की सुबह अचानक नगर निगम का अतिक्रमण अमला लिंगियाडीह पहुंचा और नोटिस दिए गए लगभग 500 से भी अधिक लोगों के घर और दुकानों को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। हालांकि कार्यवाही शुरू होते ही इस पर विरोध शुरू हो गया और लोगों ने तोड़फोड़ का जोरदार विरोध किया। मौके पर वार्ड पार्षद भी पहुंच गए और उन्होंने इसका भी विरोध किया, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नहीं माने और तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रही। नगर निगम इन दिनों शहर विकास को लेकर विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है, तो वहीं बिलासपुर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खास तौर पर सड़क चौड़ीकरण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के माध्यम से आवागमन को सुगम बनाने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिलासपुर नगर निगम के द्वारा लिंगियाडीह से अपोलो हॉस्पिटल को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद बेजा कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम ने 200 से अधिक मकान और दुकानों को चिन्हांकित कर कार्रवाई करने का अभियान शुरू किया है। हालांकि पहले दिन 50 से 60 दुकान और घरों पर कार्रवाई की गई है, जबकि आगे भी अभियान जारी रहेगा। नगर निगम ने पूर्व में सर्वे के बाद इन सभी को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को सुबह से ही नगर निगम की टीम यहां पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम ने उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी और उनकी दुकानों को तोड़ दिया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो चुका है। नोटिस मिला था, अभी कोई जगह दी गई है आपको? जगह कुछ नहीं दिया है, तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया है। कितने साल से आप यहाँ पर अपना व्यवसाय? यहाँ 10-15 साल से कर रहे हैं दुकान। अब आपके सामने किस तरह की दिक्कतें आ जाएगी? अब कहाँ जाएंगे? अब कुछ है, जगह है ही नहीं है, कुछ व्यवसाय पहले से व्यवस्था नहीं किया है, तोड़ दिया दुकान है, सब पड़ा है सामान है सामने में, क्या करेंगे? कोई अधिकारी आए थे, कुछ बातचीत हुई आप लोगों? कुछ बात नहीं हुआ है मेरे से, बस आके तोड़ दिया। लगभग 50 से 60 जो दुकानें हैं चिन्हांकित की गई है, उनको तोड़ा गया। सभी को नोटिस दिया गया था और हटाने के लिए समय दिया गया था और लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं और उसके बाद उनको दुकानों को हटाया जा रहा है। ये बताइए, इनको कोई अस्थायी जगह नहीं दी गई? अचानक से इस तरह से 15-15, 20-20 साल से यहाँ दुकान लगा रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है, उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। आप लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं की उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे कोई स्थान? अतिक्रमण हटाया जा रहा है बस, अभी उसके बारे में निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाए। बेजा कब्जा तोड़ने के दौरान वार्ड पार्षद भी यहां पहुंच गए और उन्होंने अधिकारियों से नियम के साथ तोड़फोड़ करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक निजी अस्पताल के बाउंड्री वॉल को बचाने के लिए इस तरह से गरीबों के मकानों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये अभियान कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा है। नगर निगम ने नोटिस दिया था 12 तारीख को और बोले थे सबके आपसी सहमति के बाद ही तोड़ा जाएगा।
कल 3:30-4 बजे इन सब अमला आया, नापे चौक से लेके मानसी गेस्ट हाउस तक, यहाँ नपाई भी नहीं हुआ था। यहाँ के लोगों को मालूम भी नहीं था। एक अपोलो जैसे संस्था के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों के लिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए आज एक गरीब का सियाना डहाया जा रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है, किसका हाथ है, ये भी जानना जरूरी है लोगों को। आज एक अपोलो का बाउंड्री वाल इन्होंने हटा नहीं पाए, जबकि बोले थे दोनों तरफ बराबर कार्रवाई की जाएगी। अपोलो के बाउंड्री वाल में क्या कार्रवाई की गई? क्या वो अपने ज़मीन से अधिक नहीं काबिज है? क्या ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने, क्या वो सही हुई ज़मीन में काबिज है? अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए जोन क्रमांक 7 के जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। पूरी कार्यवाही निगम के साथ चल रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर कहा कि किसी भी तरह के नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके लिए पहले भी नोटिस दिया गया था और नोटिस पश्चात लोगों ने स्वस्फूर्त आज जो स्थिति है कि वो लोगों ने खुद अपना दुकान खाली करना चालू कर दिया है और निगम की टीम उसमें सहयोग कर रही है। कहीं पे ऐसे विवाद की स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है और सड़क चौड़ी करना है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, अतिक्रमण की स्थिति थी, उसको देखते हुए कार्रवाई की गई है और लोगों के सहयोग से जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। कितने मकान और दुकान तोड़े जाने हैं इस पूरे? इसमें लगभग 23 के आसपास मकान हैं और बाकी 200 के आसपास छोटे छोटे दुकान हैं, मतलब स्थायी दुकान नहीं है, कोई सब्जी वाला है, इस तरीके का है। तो इन लोगों को पहले से ही सूचना थी और उनको नोटिस भी दिया जा चुका था, मुनादी भी कराई गई है और उनको इस हिसाब से खाली कराया जा रहा है। अस्पताल में लोगों का ही इलाज होता है, उसमें कि लोगों का स्वास्थ्य का मामला, ज़िंदगी का मामला रहता है, तो ऐसा नहीं है। लोगों के जनहित को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी तक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। खुद स्वयं से लोग दुकान खाली कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये जनहित में कार्रवाई हो रही है। तिनका जोड़कर बनाए गए आशियाने को आंखों के सामने धराशायी होते देखकर हर किसी की आंखें नम होती रही। अब किसी के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया तो कोई आशियाने की तलाश में भटकने लगा है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ग्रैंड विजन नेटवर्क छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम स्थापित कर चुका है। छत्तीसगढ़ के हर शहर में ग्रैंड विजन नेटवर्क शहरवासियों की पहली पसंद बन चुका है। बिलासपुर में भी ग्रैंड विजन नेटवर्क के बढ़ती दिलचस्पी ये दर्शा रही है कि लोगों को ग्रैंड विजन की सेवाएं काफी पसंद आ रही है। 3 साल से भी कम समय में ग्रैंड विजन बिलासपुर का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क के रूप में स्थापित हो चुका है। वहीं बिलासपुर के उपभोक्ता भी ग्रैंड विजन के साथ जुड़कर उनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और लेना भी चाहते हैं। यही वजह है कि ग्रैंड विजन भी हमेशा अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। इसी कड़ी में आने वाले समय में ग्रैंड विजन नेटवर्क छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और नई सेवाएं प्रदान करने जा रहा है। होली की इस पावन अवसर पर ग्रैंड विजन नेटवर्क द्वारा जल्द ही IPTV सेवा भी लॉन्च की जाएगी। इसमें जो भी कंटेंट्स हैं वो सभी नेटवर्क कंपनियों से आगे हैं। जी हां, आपको बता दें, ग्रैंड विजन नेटवर्क के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने मंगलवार को बिलासपुर के सभी केबल ऑपरेटरों के साथ बैठकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही केबल ऑपरेटर से ग्रैंड विजन नेटवर्क की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने केबल ऑपरेटर्स को आश्वस्त किया कि ग्रैंड विजन बिलासपुर वासियों के साथ केबल ऑपरेटर को भी हमेशा बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस मौके पर बिलासपुर के ग्रैंड नेटवर्क से जुड़े सभी केबल ऑपरेटरों के साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। देखिए, ग्रैंड विजन कंपनी और ग्रैंड न्यूज़ एक स्वतंत्र आवाज़, और आज बिलासपुर आगमन पे होली के अवसर पे सभी ऑपरेटर बंधुओं से चर्चा हुई। चर्चा अनुसार हमने अपने कंटेंट्स का, अपने ब्रॉडबैंड का, अपने जो बिजनेस है उसके बारे में विस्तार से उनको बताया। सभी ऑपरेटरों को मैं धन्यवाद करता हूं कि बिलासपुर के ऑपरेटरों का मेरे प्रति स्नेह बहुत ज़्यादा है और उन्होंने मुझे 3 साल में भरपूर प्यार दिया है और यह प्यार हमेशा बना रहे, यही कामना करता हूं। और इस अवसर पर मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक विषय और, मेरे घर में आज गमी है। आज मेरे परिवार में भी एक शोक का समय है, इसलिए कोई रंग गुलाल का मैंने
उपयोग नहीं किया है। और मैंने बाद में भी एक बबलू भाई जो हैं हमारे तिवारी जी, ये भी एक आयोजन करना चाहते हैं, तो वो बाद में होगा। लेकिन इस अवसर पर मैं सभी ऑपरेटरों की एक बैठक रखी थी और बैठक में सब चीज़ों को साझा किया है। सबको मैं धन्यवाद। हम IPTV जो है वो अभी लॉन्च कर रहे हैं और निसंदेह जितने कंटेंट्स हमारे पास हैं वो कहीं भी जियो, एयरटेल या इससे कहीं भी कम नहीं है, हम उनसे आगे हैं और वही सुविधाएं हम बिलासपुर में देने की कोशिश करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की समाप्ति के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह सभी निकायों में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में तखतपुर नगर पालिका द्वारा सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। कुछ दिन पहले नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों और अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की थी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने शपथ नहीं ली थी। आज नगर पालिका परिसर में SDM ज्योति पटेल ने भाजपा के 6 पार्षदों को शपथ दिलाई। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष कौशिक ने बताया कि होलास्टक के कारण पार्टी के पार्षदों ने पहले शपथ नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि होलास्टक समाप्त होने के तुरंत बाद ही शपथ ली जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, नगर के गणमान्य नागरिक, विधायक, जनप्रतिनिधि, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष वंदना बाला सिंह, बंसी पांडे और सभी नवनिर्वाचित पार्षद और उनके रिश्तेदार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल सौहार्दपूर्ण और उत्साहजनक रहा। नगर पालिका तखतपुर के पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। सभी पार्षद यहाँ पर आए और अपना अपना शपथ ग्रहण लिए। आज से निश्चित रूप से पार्षदों की जिम्मेदारी नगर विकास के लिए बढ़ जाता है। चूँकि विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी से है, सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी से है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने में हमारे जीते हुए पार्षद के साथ साथ जो पार्षद से हमारे पार्षद निर्वाचित नहीं हुए उनकी भी महती जिम्मेदारी बनता है। और निश्चित रूप से हमारे सभी जितने 15 वार्ड में जो पार्षद के प्रत्याशी रहे, जो चाहे हारे हैं जीते हैं, उनकी भी निश्चित रूप से भूमिका रहेगी और उनके अनुसार से इस नगर को नया स्वरूप देने का काम करेंगे। और सभी जो योजनाएं संचालित है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, सभी योजनाओं को निश्चित रूप से हम इस तखतपुर में क्रियान्वयन करेंगे। इधर 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। ऐसे में जिला स्तर पर परीक्षा को लेकर खासी तैयारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन परीक्षा के पहले दिन 5वीं की परीक्षा में ही शिक्षा विभाग की समस्त व्यवस्थाएं धूमिल होती हुई नजर आई। स्कूलों में बुक खोलकर लिखने की तस्वीरें दिखाई दी। वहीं कई स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा बच्चों के प्रश्न पत्र हल कराने के मामले भी सामने आए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर बनाई गई उड़नदस्तों की टीम की संख्या बढ़ाते हुए परीक्षा की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिसके बाद मंगलवार को 8वीं की परीक्षा के मद्देनजर जिला शिक्षा विभाग की टीम उड़न दस्तों के साथ परीक्षा केंद्रों में पहुंची, जहां उन्होंने परीक्षा को लेकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान टीम को कहीं भी किसी प्रकार की कोई अनुचित नकल नजर नहीं आया, लेकिन 5वीं की परीक्षा को लेकर जिस तरह से नकल की बातें सामने आई है, उसे लेकर जिला शिक्षा विभाग सतर्क है और इस दिशा में जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से 3 टीम पहले भी बनाई गई थी और आज भी टीम 3 और बनाई गई हैं और सारे के सारे टीम आज फील्ड के ऊपर थे और ऐसी जितनी भी शिकायतें हैं इन सब के ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। और बुक खोल के बताना, खासकर शिक्षक के द्वारा बताना, ये तो गलत है। तो ऐसी जितनी शिकायतें होंगी उन सब के ऊपर कार्यवाही करेंगे। आज कुछ मिला सर? आज आप नहीं, आज 8वीं की परीक्षा में गए थे और ऐसा कहीं नहीं मिला। आज हमारे संयुक्त संचालक महोदय भी कुछ स्कूलों में विजिट किए हैं, तो उन्होंने भी मैंने प्रसन्नता जाहिर की कि 8वीं की परीक्षा में से कोई गड़बड़ी नहीं निकलती। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी पंकज सिंह को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह अवैध शराब की तस्करी में लिप्त था, जिसका नेटवर्क कई राज्यों और देशों तक फैला हुआ था। पुलिस ने इस मामले में अब तक बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश फिलहाल जारी है। 10 फरवरी 2025 को आबकारी विभाग को सूचना मिली कि एक काले रंग की क्रेटा कार में अवैध शराब लाई जा रही है। जांच में 10 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, लेकिन ड्राइवर के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ में पता चला कि एक बड़े कंटेनर ट्रक में भी शराब भरी हुई थी, जिसे बिलासपुर में उतारने की योजना थी। छतौना क्षेत्र में जब पुलिस ने कंटेनर को रोका तो उसमें 990 पेटी विदेशी शराब मिली। मामले की छानबीन के दौरान दुबई स्थित एक कंपनी और भूटान के लिंक सामने आए। इस मामले में ड्राइवर को बीच में यह मैसेज मिला कि वो कंटेनर में जो 1000 पेटी जो शराब थी, उसमें से कुछ मात्रा की शराब बिलासपुर में उतार देगा और उसके द्वारा इस शराब को उतारा गया था। इसमें रवि शर्मा तथा आरोपी शिव सैनिक को रिमांड में लेकर पूछताछ करने के उनके द्वारा बताया गया कि इस मामले में पंकज सिंह तथा अन्य आरोपी शामिल हैं तथा उनके विरुद्ध तकनीकी आधार पर साक्ष्य मिला, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार विवेचना की गई और आरोपी के पतासाजी की गई। आरोपी पंकज सिंह का लोकेशन रायपुर में प्राप्त करने पर तत्काल एक टीम भेजी गई, जहाँ से उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मामले में विवेचना अभी जारी है तथा इसमें अन्य अनेक लोगों की संलिप्त होने की संभावना है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। पंकज सिंह ने पूर्व गिरफ्तार आरोपी रवि शर्मा को शराब क्रय करने के लिए 49,000 रुपया पेमेंट किया था। जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल थे। पुलिस ने गोवा, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बैंक खातों की जांच की, जिसमें पंकज सिंह और जयप्रकाश बघेल के खातों में संदिग्ध लेन देन मिले। मुख्य आरोपी पंकज सिंह घटना के बाद से फरार था, लेकिन तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने उसे रायपुर के VIP रोड स्थित एक कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच भी अभी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर सिविल लाइन पुलिस ने टेंट हाउस में काम करने वाले कर्मचारी किलकेश बघेल उर्फ नानू को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टेंट हाउस के गोदाम से 12 नग सिल्वर गंजा चोरी कर लिया, जिसने 8 नग उसने समारू प्रजापति को बेच दिया और 4 नग अपने घर में बिक्री के लिए रखा हुआ था। प्रार्थी प्रथमेश कोन्हेर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और CCTV फुटेज की मदद से किलकेश की पहचान की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी की बात कबूल की है और बताया है कि उसने चोरी का सामान समारू प्रजापति को बेचा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से कुल 12 नग सिल्वर गंज, जिसकी कीमत 36,000 रुपए है, बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रार्थी प्रमेश कोन्हेर ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके टेंट हाउस से कोई अज्ञात चोर गंजा पाइप चोरी कर लिया है। इस पर चोरी का मामला दर्ज किया गया था। उनके लगे CCTV कैमरे के फुटेज को चेक करने पर उनके टेंट हाउस में काम करने वाला नौकर ही चोरी करते दिखा, जिसे पकड़कर पूछताछ किया गया, जो चोरी कबूल किए और उससे 12 नग गंजा चोरी करना कबूल किया। 8 गंजा को समारू नाम के व्यक्ति को बिक्री करना बताया, जिसे समारू से 8 नग गंजा जब्त किया और 4 नग गंजा को अपने घर में रखना बताया था। कुल 12 नग गंजा कीमती 36,000 को जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इधर बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना पुलिस ने गौ तस्करी के एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी राकेश जायसवाल, जो कि बाणगंगा इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो कि पिछले 8 साल से फरार था। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर गौ तस्करी रोकथाम और फरार वारंटियों की धरपकड़ के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी मुंगेली क्षेत्र में देखा गया है। सूचना के आधार पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते
करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ 2018 में पशु क्रूरता अधिनियम और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इधर बिलासपुर के अग्रसेन चौक स्थित मिड टाउन होटल में किराए को लेकर हुए विवाद में हिंसक रूप ले लिया जब होटल मालिक रामायण शर्मा और उनके बेटे राजकमल शर्मा ने किराएदार अनुराग विश्वकर्मा को बेरहमी से पीट दिया। घटना तब हुई जब अनुराग और होटल मालिक के बीच अनुबंध को लेकर बहस छिड़ गई। अनुराग की पत्नी प्रेरणा विश्वकर्मा ने बताया कि जब होटल का व्यवसाय अच्छा चलने लगा तो मालिक ने किराया बढ़ाने और नया अनुबंध करने का दबाव बनाना शुरू किया। जब अनुराग ने इसका विरोध किया तो होटल मालिक और उनके बेटे ने मिलकर उसे कमरे में बंद कर दिया और जमकर पिटाई की। गंभीर रूप से घायल अनुराग को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी जारी है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। मिड टाउन के जो संचालक है, उनके पुत्र है, उनकी जो बहू है, वो प्रेशर बनाने लगे कि हमको डबल पैसा चाहिए और वो जो अनुबंध था उसको चेंज कराने के लिए। तो मेरे पति ने ऑब्जेक्शन किया, जैसा पहला अनुबंध बनाया गया था उसके हिसाब से हम पैसे देंगे और जो हमने पैसे लगाए हैं जैसे एसी, टीवी, मैट्रेस और फर्नीचर, इसमें जो खर्चा हुआ है वो हमारा ही रहेगा। वो मानने को तैयार नहीं है, प्रेशर बना रहे हैं, हमको इतना पैसा भी चाहिए और हमको इतना मतलब ये सारे सामान हमारे ही होंगे, इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इस पर विवाद हुआ, उनको मीटिंग के लिए बुलाए और रूम में बंद करके काफ़ी उनको मारे हैं। आईसीयू में एडमिट है अनुराग विश्वकर्मा जी, जो मेरे हस्बैंड है, और उनकी कंडीशन है जो बहुत ख़राब है। अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है वो। जी हाँ, अग्रसेन चौक में अग्रसेन चौक में होटल मिड टाउन है, उस पर प्रेरणा विश्वकर्मा किराए पे चला रही थी और उसका ओनर हैं रामायण शर्मा और उनका बेटा राजकमल शर्मा। ये दोनों मिलकर कल वहाँ पे किराए की बात को लेकर विवाद किए थे। विवाद दौरान प्रेरणा विश्वकर्मा के पति को मारपीट किए थे, जिसे वो अपोलो अस्पताल एडमिट होना बताए थे। उस पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है और विवेचना जारी है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम वापस से आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में एक रिटायर्ड सहायक आयुक्त को करोड़ों की चपत लगाकर ठगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेच दी। ठगी का शिकार बने अमरचंद बर्मन को जब सच्चाई का पता चला तो उनके होश ही उड़ गए। जी हां, पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करवाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने में नाकाम हो रही है। रिटायर्ड अधिकारी अमरचंद बर्मन ने अपने बेटे के लिए रिंग रोड 2 में ज़मीन खरीदने का सौदा किया और 72 लाख रुपए भी चुका दिए, लेकिन जब ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तो ठगों ने उन्हें दूसरी ज़मीन का वादा किया। इस बार विकास मांझी और राजेश पांडे ने उन्हें खसरा नंबर 448/11 और 448/37 की ज़मीन बेची और 1,75,00,000 रुपए की रजिस्ट्री भी करवा दी। लेकिन जब बर्मन साहब ने ज़मीन बेचने का फैसला किया तो पता चला कि ये ज़मीन रिंग रोड नंबर 2 में है ही नहीं। यानी न ज़मीन थी न सौदा असली था, बस दस्तावेजों का खेल था। ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि विकास मांझी, राकेश पांडे एवं राजकुमार बजाज
तीनों मिलकर एक फर्जी ज़मीन का दस्तावेज तैयार कर और दूसरे को उसका मालिक बनाकर रजिस्ट्री करा दिया गया, जिसमें 1,75,00,000 उसमें प्रार्थी से लिया गया। इस तरह से उसको धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री कराएं, जिसमें धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें विकास मांझी को गिरफ्तार कर भेजा गया है। राजकुमार बजाज फरार, जिसकी तलाश की जा रही है। रामेश्वर राजेश पांडे के दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनसे पूछताछ किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि हमें धोखा में ले जाकर वहाँ रजिस्ट्री कार्यालय में खड़े कर रजिस्ट्री कराया गया, ऐसा उनके द्वारा कथन दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने विकास मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस बाकी आरोपियों को गिरफ्तारी में इतनी धीमी क्यों है? वहीं जब पुलिस आरोपी विकास मांझी के घर दस्तावेजों की जांच करने पहुंची तो उनकी पत्नी और बेटी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और महिला आरक्षक से हुज्जतबाजी तक कर डाली। इस पर मां बेटी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ, लेकिन असली ठग अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस ठगी के जाल को कब तक सुलझा पाती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर तोरवा के पुराना पावर हाउस स्थित रिफैक्ट्री कंपनी में वर्षों तक मेहनत करने वाला आधा दर्जन से अधिक बुजुर्ग मजदूर अपने ग्रेजुएटी की राशि के लिए एक दशक से भटक रहे हैं। कंपनी की मनमानी के चलते ये मजदूर श्रम विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनकी खून पसीने की कमाई नहीं मिली है। आखिरकार मजदूरों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इंसाफ की मांग की, जिस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के भीतर उनका भुगतान किया जाए। इसके बावजूद प्रशासन मजदूरों को टालमटोल कर रहा है। घनश्याम रजक ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। शकुनबाई ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे 15 साल से अपने हक के लिए भटक रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सुखऊ राम निषाद ने बताया कि महिला मजदूर सेठ मंगल के यहाँ पर लोहा ईंट बनाने का काम करती थी, लेकिन कंपनी मालिक ने उनकी ग्रेजुएटी की रकम नहीं दी। अब ये मजदूर न्याय की आस में दर दर भटकने को मजबूर हैं। हम जो है आज कलेक्टर साहब का ना ग्रेजुएटी के भुगतान के लिए हम आए हैं। कलेक्टर साहब एक पहले भी जो है जन दर्शन में ज्ञापन हम दे रहे हैं और उसके बाद भी आज 6 महीना हो गए हैं। तो क्या बोलते तहसीलदार को कलेक्टर साहब जो है ज्ञापन को भेजा है और तहसीलदार के यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ का मामला है? ये तोरवा रिफैक्ट्री फैक्ट्री मूरा भट्टा के पास में सेठ मंगलचंद के नाम से प्रसिद्ध इस एक समय में बिलासपुर के सबसे बड़े सेठ है। अभी भी खरबों अरबों की संपत्ति है। ग्रेजुएटी का भुगतान दिलाना है और कोर्ट का आदेश है स्पष्ट। उस पर हाई कोर्ट भी कर्मचारी के लोग गए थे, मजदूर लोग गए थे और हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शीघ्र 2 महीने में 7 लोग 2 महीने में शासन को आदेश किया है, कलेक्टर को आदेश 2 महीने के अंदर में इनका राशि का भुगतान हर संभव कराया जाए करके। अब 15 साल तो हो ही गए। 15 साल हो गए। हाँ, नहीं देते। अब हमारे बोमा के हिसाब बने नहीं। 65 रुपया लेके 80 रुपया तक हो गए। यही मन के हमारे यहाँ के सब महिला मजदूर हैं जो सेठ मंगलचंद यहाँ काम करते हैं। लंबा समय में वहाँ पर वो ईंटा गला के ये बनाते थे, ईंटा बनाते थे, लोहा गला के ईंटा बनाते थे। वहाँ इमन काम करते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इमन के उस समय जब इमन के पीएफ जब कटते थे तो पीएफ के पैसा ला एक सेठ है ये ना लेके ले ली हाथ से ले लीस कि ये तुम्हारे नाम में पैसा जमा करा थे कि क्या लाख रुपए का इनकम उनके पास से पीएफ के पैसा का हजम कर लीस। जब ये पता चलिस ना तब हम केस जब दायर करें तब फिर एक ग्रेजुएटी का जो पैसा है उखरे आधार पर ग्रेजुएटी का जो पैसा है वो ग्रेजुएटी का पैसा भी 70-75 हज़ार कुछ बने पैसा उनके 7-8 लोगों के ओला भी वो देना नहीं चाहते। और वो पैसा ला नहीं दिए वारे वो तो 4-5 साल हो गए समझ 2017 से तो इनका वही 5-6 लाख कर हुई। अभी 7 जन ही मन
पैसा मिलना चाहिए उनके ग्रेजुटी के पैसा, और 10% ब्याज के दर के हिसाब से मिलना चाहिए। अब तो ओकर बावजूद नहीं देते, ओकर बाद तुम कलेक्टर के पास आए, कलेक्टर वो एलसी के पास आए, लेबर कमीशनर के पास, लेबर कमीशनर भी कलेक्टर के पास मिली, सब कलेक्टर फिर एक तहसीलदार के भेजी, तहसीलदार अभी तक के लटका एसडीएम बिल्हा के निर्देश पर मंगलवार को पेंड्रा डी बाईपास के पास स्थित ढाबों का फूड विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें CG10 ढाबा संचालक राकेश शर्मा के पास से 4 घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उन सिलेंडर को जब्त किया गया। इसी प्रकार राज भोजनालय संचालक कृष्ण कुमार कौशिक के पास से 4 घरेलू सिलेंडर उपयोग करते हुए पाए जाने पर उन पर भी जब्ती की कार्रवाई की गई। दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार विभाग को सूचना मिल रही थी कि होटल और ढाबा संचालकों के द्वारा घरेलू रसोई गैस का उपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई इन क्षेत्रों में की गई। आने वाले समय में एक खाद्य विभाग के द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, ताकि घरेलू सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में न किया जाए। गांवों में निस्तार के लिए आरक्षित भूमि के निजी भूमि स्वामी हक के रूप में तब्दील किए जाने के मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस संबंध में मिली शिकायत के आधार पर इसे टीएल पंजी में दर्ज कर चारों एसडीएम से घटना की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को टीएल की बैठक लेकर राज्य सरकार के प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित महत्वपूर्ण मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में समीक्षा करते हुए सिम्स में कविता की जगह गिरिजा को एबॉर्शन का इंजेक्शन लगाने की जांच रिपोर्ट तलब किया है। उन्होंने सिम्स के डीन को पत्र लिखकर 2 दिन में रिपोर्ट मंगाई है। सीपत में 5 साल पहले बने 100 बेड अस्पताल के बिना इस्तेमाल के खंडहर में तब्दील होने के मामले में तथ्यों की जांच के लिए 5 अधिकारियों की टीम गठित की है। टीम 10 दिनों में मामले की जांच कर प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को सौंपेगी। बिना सूचना के टीएल बैठक से नदारद रहने पर डिप्टी कलेक्टर अरुण खलखो को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी परिसर में 4.6 करोड़ रुपए से बने हॉस्टल के संबंध में रिपोर्ट मंगाई है, जबकि ओपन यूनिवर्सिटी होने के कारण छात्रों के ठहरने के लिए हॉस्टल निर्माण की कोई जरूरत नहीं थी। 3 साल से पहले यह भवन तैयार हुआ है। इनमें दरारें आ जाने के कारण यह खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता से 2 दिवस में इसकी रिपोर्ट चाही गई है। कलेक्टर के निर्देश पर कोटा राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने निस्तार भूमि के संबंध में जांच शुरू कर दी है। कोटा तहसील में 507 में से 163 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। बेलगहना में 1545 में से 862 और रतनपुर में 210 में से 196 का प्रकरण दर्ज कर संबंधितों को नोटिस जारी किया जा रहा है। निस्तार पत्रक से पृथक होकर निजी भूमि स्वामी के रूप में दर्ज पक्षकारों से जानकारी लिया जाएगा कि निस्तार पत्रक में दर्ज भूमि स्वामी हक में किस आदेश के तहत दर्ज किया गया है। इसी तरह की कार्रवाई तखतपुर, मस्तूरी एवं बिल्हा के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि निस्तार भूमि के अंतर्गत गांवों में चारागाह, घास भूमि, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, गोठान, खलिहान, बाजार, खाद के गड्ढे, धरसा, तालाब की भूमि शामिल है। ये गांव की सामूहिक उपयोग की भूमि होते हैं। किसी निजी व्यक्ति के भूमि स्वामी हक में इसे दर्ज नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर ने बैठक में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन की प्रगति की भी समीक्षा की। पंजीयन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की। कृषि विभाग के अधिकारी इसे राजस्व विभाग का काम समझकर इसके प्रति उपेक्षा भाव रखे हुए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी 4 विकास खंड के SADO को शो कॉज नोटिस जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी अब बढ़ने लगी है। तेज गर्मी के कारण लू के हालात बन रहे हैं। गर्मी के कारण आगजनी के लिए उचित माहौल बन जाता है। उन्होंने अग्निशमन, पुलिस एवं बिजली विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जंगलों में आग भी इसी समय में लगती है। वन विभाग को भी एहतियातन कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने होम गार्ड्स, नगर निगम की दमकलों को 24 घंटा मुस्तैद रहने को कहा है।
फिलहाल वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन की कोतरलिया रेलवे स्टेशन की चौथी लाइन में विद्युतीकृत का कार्य किया जाना है, जिसके लिए 11 से 23 अप्रैल तक कुल 36 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में बिलासपुर झारसुगुड़ा मेमू, बिलासपुर रायगढ़ मेमू, बिलासपुर टाटानगर पैसेंजर ट्रेन, संतरागाछी जबलपुर एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस, संतरागाछी पुणे एक्सप्रेस जैसे कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, जिनमें हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस, निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस शामिल है। इन्हें परिवर्तित मार्ग से चलाकर यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से जहां यात्रियों की समस्याएं बढ़ेगी, तो वहीं छुट्टियों के दिनों में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को अपनी यात्रा भी कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन रेलवे का मानना है कि ये कार्य रेल विस्तार के लिए जरूरी है। ऐसे में ट्रेन रद्द करने के सिवाय और कोई विकल्प उनके पास नहीं है। कोटा पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 ट्रैक्टर और 2 हाईवा जब्त किए हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेतना अभियान के तहत की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कोटा IPS सुमित कुमार धोत्रे के नेतृत्व में 8 से 12 मार्च 2025 तक लगातार निगरानी की गई। ग्राम सलका में अवैध रेत परिवहन कर रहे वाहनों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। सभी 22 वाहनों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके चलते कानून कार्रवाई की गई। कोटा पुलिस ने सख्त कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अवैध रेत उत्खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि अवैध खनन की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर के मुहभट्टा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों को ब्लू बुक के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी है और 27 मार्च तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। DFO को कार्यक्रम स्थल के आसपास मधुमक्खियों के छत्ते हटाने और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश मिले हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग को हेलीपैड, मंच और बैरिकेडिंग सहित सभी संरचनाओं की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करनी होगी। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति और सुरक्षा मानकों के तहत साउंड एवं लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और कोविड टेस्टिंग की तैयारी के लिए भी कहा गया है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से मुहभट्टा क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और VIP मेहमानों के ठहरने के लिए SSCL और रेलवे विश्राम गृहों को अधिग्रहित कर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। मोबाइल नेटवर्क की समस्या से बचने के लिए BSNL और जियो को अस्थायी टावर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और PM मूवमेंट के रास्तों को सैनिटाइज करने के लिए भी कहा गया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तखतपुर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर उमेश साहू खंड चिकित्सा अधिकारी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। यह हादसा बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग के गुंसारी मोड़ के पास हुआ। आपको बता दें कि मवेशियों को बचाने के प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। गनीमत रही कि कार का एयरबैग खुलने के कारण बड़ा हादसा टल गया और उनकी जान बच गई। आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती हैं, कभी सड़क की खराब स्थिति के कारण तो कभी सड़क पर मवेशियों के अचानक आ जाने की वजह से। इस समस्या के बावजूद संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरा तरह से मौन हैं। राहगीरों को इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इधर गर्मी के बढ़ते तापमान के बीच रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। अब रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ रेल नीर नहीं बल्कि किनले, अमरकंटक और शिवनाथ ब्रांड का पानी भी उपलब्ध होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ये निर्णय रेल नीर की आपूर्ति में आई कमी को देखते हुए लिया है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब तक रेलवे में केवल रेल नीर बेचने की बाध्यता थी, लेकिन बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित रेल नीर प्लांट के बंद होने से पानी की सप्लाई बाधित हो गई थी। नागपुर से आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन ये मांग के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए रेलवे ने किनली, अमरकंटक और शिवनाथ ब्रांड की पानी की बोतलों की बिक्री की अनुमति दे दी है, जो 2027 तक मान्य होगी। खास बात यह है कि इन ब्रांडों की कीमत भी रेल नीर की तरह ही 15 रुपए ही रखी गई है, जिससे यात्रियों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। SECR में रेल नीर के अलावा अभी और 3 ब्रांड अप्रूव हुए हैं, जो कि अमरकंटक, शिवनाथ और किलने ब्रांड है। किलने ब्रांड पूरे SECR में बिक सकता, उसके पानी अवेलेबल हो सकता है। शिवनाथ रायपुर डिवीज़न के लिए है और अमरकंटक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो रेलवे स्टेशन आते हैं उनके लिए अप्रूव्ड है। रेल नीर सारे स्टेशंस पे अवेलेबल नहीं होता, वो कुछ मेजर स्टेशंस होते हैं जो उसके लिए रेल नीर ओनली स्टेशंस बोलते हैं। इनके अलावा जो स्टेशंस है जहाँ पे कैटरिंग स्टॉल्स वगैरह अवेलेबल है, उसके लिए ये पानी अवेलेबल हो जाएगा और ये 2 साल के लिए अप्रूव्ड है। रेल नीर खाली रेल नीर अप्रूव्ड स्टेशंस के लिए होता है, वो कुछ लिमिटेड स्टेशंस होते हैं। इनके अलावा जो स्टेशंस हैं उनके लिए भी ये अरेंजमेंट है। और इनकेस रेल नीर अवेलेबल नहीं होता है कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो फ्यूचर में इसको उन स्टेशन पे रेल नीर अवेलेबल होने तक भेज सकते हैं। आज की डेट में रेल नीर की कोई इशू नहीं है, हर जगह पे रेल नीर मैंडेटरी स्टेशंस पे रेल नीर सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। रेल नीर प्लांट दिसंबर 2024 से बंद पड़ा है, क्योंकि इस पर करीब 13 करोड़ 40 लाख रुपए का जलकर बकाया है। ITRCTC ने ये राशि न चुकाने के कारण प्लांट को बंद कर दिया, जिससे रेलवे में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। अब रेलवे का ये फैसला यात्रियों को गर्मी में राहत देगा, ताकि सफर के दौरान उन्हें पानी की कमी से न जूझना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.